जिसमें हिंडनबर्ग पर जुर्माना लगाना, इंडियन कैपिटल मार्केट में उसकी एंट्री को बैन करना और हिंडनबर्ग की वेबसाइट को भारत में बैन करने जैसे एक्शन हो सकते हैं। यानी हिंडनबर्ग को चलाने वालों को यह समझ आ गया कि अमेरिका में ट्रंप के आते ही अमेरिका और भारत दोनों जगह हिंडनबर्ग पर एक्शन तेज हो सकता है। और शायद इसलिए हिंडनबर्ग कंपनी ने अपना मीटर डाउन कर दिया कि भैया हम तो दुकान ही बंद कर रहे हैं, हम तो चले। इधर हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान का शटर गिराया, उधर भारत में विपक्ष सन्नाटे में चला गया। भारत को लेकर हिंडनबर्ग एक पन्ने की भी रिपोर्ट जारी कर दे, अरे बाप रे बाप, यार राहुल गांधी और कांग्रेस पूरा आसमान सिर पे उठा लेते। रात में रिपोर्ट आए, रात ही में इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता था। सुबह 4 बजे 5 बजे भोरे भोरे ये लोग ट्वीट करने लगते थे, पूरा इकोसिस्टम। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चलता था, संसद नहीं चलने देते थे ये लोग। लेकिन अब जब हिंडनबर्ग ने धीरे से कन्नी काटी, उसके बंद होने की बातें आ रही है, तो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर ताले पड़े, सब सन्नाटे में चले। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर कह दिया कि हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने का किसी भी तरह से यह मतलब नहीं है कि मोदानी को क्लीन चिट मिले। तो क्या मतलब है इसका? मतलब नहीं होता है, खुद चुनाव जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम को गाली देना है। अब पब्लिक पूछे तो भी लगे रहना है ना, हम तो नहीं मानते। हिंडनबर्ग का बंद होना सिर्फ एक कंपनी का बंद होना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ चल रही इंटरनेशनल साजिश की एक और दुकान के बंद होने जैसा है। हमने आपको पाठशाला में पहले भी बताया था कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक इकोसिस्टम काम करता है। ये वो इकोसिस्टम है जिसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि पीएम मोदी कैसे भारत को मजबूत से ज्यादा मजबूत किए जा रहे हैं, कैसे भारत की ग्लोबल पावर कई गुना बढ़ा। और जिन लोगों को यह यकीन नहीं है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ऐसा इकोसिस्टम चल रहा है, वो भी आज हिंडनबर्ग के बंद होने की सारी कहानी को देखकर सब समझ गए। भाई हमने न भारत ने प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू किया था, मैं खुद गया था उस इंटरव्यू में, हमने इंटरव्यू किया था, हमने उसी वक्त बोला कि 4 जून के बाद ये सारे इकोसिस्टम और ये जो है ना, इनका काउंटडाउन चले, इनका समय पूरा हो जाए। हो रहा है कैसे मोदी विरोधी इकोसिस्टम के सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप पिछले 15 दिन में अमेरिका में जो हुआ उसकी क्रोनोलॉजी देख लीजिए। भाई 6 जनवरी को बाइडेन प्रशासन जॉर्ज सोरोस को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है। उसी दिन ट्रंप के बेहद करीबी एलन मस्क ने डंके की चोट पर जॉर्ज सोरोस को सम्मानित करने का विरोध किया, सोरोस के खिलाफ मोर्चा। डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही जॉर्ज सोरोस से अपनी दुश्मनी का ऐलान कर चुके हैं। यानी ट्रंप की टीम ने यह संकेत दे दिया कि सत्ता में आते ही वो सोरोस का जीना आराम कर। अब इस खतरे का संकेत मिलने के कुछ ही दिन बाद यह खबर आती है कि हिंडनबर्ग कंपनी अचानक बंद हो गई और हिंडनबर्ग के पीछे जॉर्ज सोरोस का ही हाथ। सोरोस से जुड़ी कंपनियां हिंडनबर्ग को फंड कर दी। जब एंटी मोदी और एंटी ट्रंप इकोसिस्टम को यह लग गया कि मोदी और ट्रंप मिलकर जॉर्ज सोरोस की फाइल खोल देंगे, तो सोरोस की फंडिंग पर चलने वाली कंपनियों ने अपनी दुकान बंद कर। इस पर अब बीजेपी कह रही है कि अगला नंबर जॉर्ज सोरोस का। बीजेपी तो यह कहकर भी मजाक उड़ा रही है जिस दिन कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन हुआ तो उसी दिन हिंडनबर्ग का दफ्तर बंद हो गया। सुनिए रविशंकर प्रसाद। ये दुकान क्यों बंद हो गई और जिस दिन कांग्रेस का कार्यालय खुला उस दिन बंद हो गई? सुबह से हमारा दिमाग इस पर कोशिश कर रहा है समझने की ये दुकान बंद क्यों हो गई। अभी तो उसके फंडर सोरोस साहब को फ्रीडम मेडल मिला था, तो ऐसा लगता है कि सोरोस साहब की भी अमेरिका में दुकान बंद होने वाली है या कमजोर होने वाली है। हाँ, लोग उम्मीद कर रहे हैं, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि 20 तारीख के बाद उनकी दुकान कुछ कमजोर होगी। आज जब हिंडनबर्ग के दफ्तर पर ताला लगा है तो विपक्ष के मुंह पर भी ताला लगा। हिंडनबर्ग के केवल आरोप के आधार गौतम अडानी पर एक्शन की मांग करने वाले राहुल गांधी की शाख। आज राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, जबकि राहुल गांधी और उनकी टीम ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो बवाल काटा था उसकी भारी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ी। आपको मैं याद दिलाता हूं, आज राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो किया, जो हंगामा काटा, उससे उन्होंने अडानी को टारगेट तो कर लिया। लेकिन अडानी के अगर आप देखेंगे, अडानी के की जो के 10 कंपनियों के जो शेयर है, 10 शेयरों में अगर आप देखेंगे कितना डूबा था पैसा डूबा आम लोगों का कितना 7 लाख करोड़ बॉस।
और वो आदमी कह रहा है कि मेरा मन है, मेरा निजी कारण है, मैं समिट लिया, दुकान चल रहा हूं। 7 लाख करोड़ रुपया डूब गया पब्लिक का, और आज राहुल गांधी से बोलते नहीं बन रहा है। आज राहुल गांधी से सवाल है कि आम लोगों का जो ये पैसा डूबा, आप भी छाती पीट रहे थे ना, आपकी कांग्रेस पार्टी भी पीट रही थी, ये पैसा कौन भरेगा बॉस? वो तो सब समिट की दुकान चल दिया। आपने कहा एलआईसी का पैसा डुबा दिया नरेंद्र मोदी, उसमें जो लोगों को पैनिक अटैक आया होगा, जिनका पैसा डूबा होगा, वो देगा कोई? धीरे से सब अपना मुंह सील लिए, मुंह सीलने से होगा। एक तरफ राहुल गांधी है जिनकी राजनीति के चक्कर में आम निवेशकों का पैसा डूब गया। बॉस आप चुप हो जाइए, लेकिन जो जिसका पैसा गया है ना, उसकी हाय लगेगी उन लोगों को जिन्होंने हिंडनबर्ग का नाम ले लेके हंगामा किया। दूसरी तरफ पीएम मोदी है। आप देखिए बॉस, देश के लिए सोच रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां देश के लिए हो रही हैं इस वक्त। आज पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गजब बड़ी खबर दी। राहुल गांधी और कांग्रेस के चक्कर में पैसा डूबा था, मोदी के चक्कर में पैसा बढ़ने वाला है। मोदी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। मोदी सरकार ने कहा कि 8वां वेतन आयोग साल 2026 से लागू हो जाएगा। दरअसल हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है, जिसके जरिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में आया था। अभी इसी के हिसाब से सैलरी मिलती है, लेकिन 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो। अभी अगर आप देखेंगे, अभी और 8वें वेतन आयोग के बाद तब क्या होगा, ये दोनों आपको देखना चाहिए। अभी क्या है भाई, अभी एक तरह से कहा जाता है कि जो मिनिमम सैलरी सरकारी कर्मचारियों की, वो है 18,000 रुपीज। 2026 में कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, तो ये सीधे बढ़कर 34,560 रुपया पे पहुंच जाएगा। जो 18,000 की मिनिमम सैलरी मिलती है, वो सीधे ऑलमोस्ट डबल के आसपास चली जाएगी। इसी तरह पेंशन में अगर आप देखिएगा, अभी कहा जा रहा है कि जो पेंशन मिनिमम मिलती है, वो मिलती है कितनी, 9,000 रुपए। 8वां वेतन आयोग आने के बाद कहा जा रहा है कि ये बढ़कर 17,200 रुपए हो सकती है, यानी ऑलमोस्ट डबल। इसका मतलब यह हुआ कि सैलरी हो या पेंशन, 8वां वेतन आयोग लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों को ऑलमोस्ट सीधा डबल का इंक्रीमेंट मिलेगा। और उसका सीधा मतलब यह भी है कि इकोनॉमी में पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा खर्च होगा, इकोनॉमी का पहिया और तेजी से घूमेगा, भारत की अर्थव्यवस्था और रॉकेट बनेगी। यानी एक तरफ पीएम मोदी के दुश्मन एक एक करके निपट रहे हैं। पीएम मोदी नए नए इतिहास रच रहे हैं। भारत की विश्व गुरु वाली छवि को चमकाने में पीएम मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। पिछले 3 दिन में ही पीएम मोदी के नेतृत्व में जल, थल और नभ में कैसे भारत का डंका बजा, आप ये देखिए। पीएम मोदी का विजन और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन, दोनों ने मिलकर महाकुंभ को धरती का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना दिया। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ में पहला अमृत स्नान हुआ। 3.5 करोड़ लोग 12 घंटे में डुबकी लगाए, कोई परेशानी नहीं। महाकुंभ में पीएम मोदी ने हाईटेक सुरक्षा और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का वो जबरदस्त इंतजाम किया, उसे देखकर पूरी दुनिया बम। उसके बाद 15 जनवरी को पीएम मोदी ने जल यानी समुद्र में हिंदुस्तान की ताकत का ट्रेलर दुनिया को दिखाया। इतिहास में पहली बार इंडियन नेवी के एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया गया। सबसे गर्व की बात तो यह है कि तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म मेड इन इंडिया है। उतने पे मोदी नहीं रुके। आज 16 जनवरी को पीएम मोदी की अगुवाई में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष में नई उपलब्धि हासिल की। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट की सफल डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है दुनिया में। यानी पीएम मोदी ने नभ में भी एक इतिहास रच दिया। कल इंडियन नेवी की त्रिशक्ति को कमीशन करते हुए पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया था कि देश को लेकर उनकी प्राथमिकताएं क्या है। पहले आप पीएम मोदी की वो बात सुनिए, फिर इसरो के इस चमत्कार के बारे में आपको बताऊंगा जो उसने अंतरिक्ष में किया है, और हर भारतवासी का दिल गर्व से भर दिया। साथियों, 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो
या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। कल पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की प्राथमिकताओं का जिक्र किया। आज सुबह सुबह इसरो ने अंतरिक्ष में नया इतिहास रच दिया। इसरो ने यह इतिहास स्पेस डॉकिंग करके रचा है। स्पेस डॉकिंग का मतलब है स्पेस में दो स्पेस क्राफ्ट को जोड़ना या कनेक्ट करना। यह प्रोसेस कैसे होता है आप इस एनिमेशन वीडियो के जरिए समझें, जिसमें स्पेस में धरती के चक्कर काटते दो अलग अलग स्पेस क्राफ्ट को पास लाया जाता है और फिर उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। आज सुबह पूरी दुनिया को इसरो ने अपनी इस उपलब्धि के बारे में बताया। इसरो ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरा कर दी। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। इसरो ने ऐलान किया है कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। पीएम मोदी ने भी इसरो को बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग की सफलता के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। ये आने वाले सालों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। वैसे तो इसरो के नाम पर कई रिकॉर्ड पहले से ही दर्ज है, लेकिन इस बार इसरो ने अंतरिक्ष में जो झंडा गाड़ा है वो भारत के स्पेस मिशन में मील का पत्थर साबित होगा। कैसे साबित होगा ये भी आपको बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं इसरो ने अंतरिक्ष में जो कमाल किया वो किया कैसे। दरअसल इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया, जिसे स्पेड एक्स का नाम दिया गया। इस मिशन में PSLV C-60 रॉकेट से दो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की निचली कक्षा में डिप्लॉय किया, जिनमें एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है चेजर और दूसरे का नाम है टारगेट। आज यानी 16 जनवरी को वो ऐतिहासिक दिन आया जब कामयाबी के साथ स्पेस डॉकिंग करके भारत ने अंतरिक्ष के इतिहास में एक बार फिर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जिनको लग रहा कि इसमें क्या मेरी गाड़ी खराब होती है तो पड़ोसी की गाड़ी या कोई जा रहा है तो उसका ऐसे आगे लगा के खींच देता है गाड़ी, इसमें क्या है दोनों सट गए। इतना आसान नहीं है बस स्पेस जितना एनिमेटेड वीडियो में दिख रहा है। अंतरिक्ष में घूमते टहलते दो स्पेस क्राफ्ट को नजदीक लाना है और फिर दोनों को आपस में जोड़ देना, इसके लिए चाहिए होता है परफेक्शन। क्योंकि एक जरा सी चूक पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। आप सोचिए जरा, दोनों स्पेस क्राफ्ट धरती से 470 किलोमीटर ऊपर आगे पीछे घूम रहे हैं। दोनों स्पेस क्राफ्ट की रफ्तार करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। यानी दोनों स्पेस क्राफ्ट बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा स्पीड से धरती का चक्कर लगा रहे हैं। इतनी स्पीड में आप सोचिए, तो जितना उसमें एनिमेटेड वीडियो में दिख रहा है उतना आसान है नहीं। 28,800 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहे दो स्पेस एयरक्राफ्ट की डॉकिंग में छोटी सी मिस्टेक बड़ी भारी साबित हो सकती है और स्पेस क्राफ्ट आपस में टकराकर अंतरिक्ष में भस्म हो सकते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि दो कारें सड़क पर आगे पीछे चल रही हैं। दोनों ही कारों की स्पीड सेम है और बहुत तेज। अब टास्क ये है कि दोनों कारों को आपस में जोड़ना है, लेकिन शर्त यह है कि कारों के बीच टक्कर नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? दोनों स्पेसक्राफ्ट को जोड़ना कितना चैलेंजिंग। लेकिन भारत के साइंटिस्ट एक बार जो ठान लेते हैं फिर चाहे मिशन कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इस मिशन में भी मुश्किलें आई। 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना, लेकिन इसे टालना पड़ा। फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टाली गई। 12 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को 3 मीटर तक पास लाकर डॉकिंग का ट्रायल किया। आज जाकर यह संभव हो पाया। आज पहले दोनों स्पेसक्राफ्ट को नजदीक लाने के लिए उनकी स्पीड को धीरे धीरे कम किया गया और फिर फाइनली इसरो के साइंटिस्ट ने धरती पर बैठकर स्पेस में दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट करा दिया। भारत का यह मिशन न सिर्फ स्पेस में भारत की बढ़ती ताकत और क्षमता का सबूत है, बल्कि हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए भी बेहद जरूरी है। भारत ने अंतरिक्ष में अपने जो मिशन सेट किए उनकी सफलता इसी पर निर्भर है कि डॉकिंग तकनीक का चंद्रयान 4 मिशन में होगा इस्तेमाल, जिसमें चंद्रमा से सैंपल वापस पृथ्वी पर लाया जाए। स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां आने जाने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। गगनयान मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी जरूरी है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट सर्विसिंग और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी जरूरी है। यानी भारत ने न सिर्फ इतिहास रचा है, बल्कि कई इतिहास और जो वो भविष्य में रचेगा उसका रास्ता सशक्त कर दिया।